अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदुन। नाज़रीन, पहली मरतबा हुकूमती सतह पर ईद मिलादुन नबी भरपूर तरीके से मनाया गया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया। 3 दिन तक जश्न ईद मिलादुन नबी की तकरीबात जारी रहीं। आज आखिरी दिन वजीर आजम इमरान खान ने रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया, उसकी मेजबानी भी की। उन्होंने 12 रबीउल अव्वल के मौके पर शहरों को सजाने और चरागा करने वालों को खराज तहसीन भी पेश किया। नाज़रीन, इसके साथ साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको बताएंगे जो रहमतुल आलमीन अताम किया गया उसका क्या मकसद है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे 2020 और 2021 के मौलाना फजलुर रहमान में क्या फर्क है, उनका नजरिया किस तरह से बदला और इसकी वजह क्या है, इस पर भी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे। पाकिस्तान बहरिया ने भारतीय सबमरीन को की पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बना दिया, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलेगा या नहीं। इस हवाले से 3 रोजा इजलास 12 अक्टूबर को होगा, इसमें क्या मजीद पेशरफ्त हो सकती है, प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सिद्दीक जान और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वराइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी। आज पहली मरतबा हुकूमती सतह पर जिस तरह से हमने देखा ईद मिलादुन नबी बहुत ही जोशो खरोश से मनाया गया। वजीर आजम ने वहां पर मेजबानी भी की आज, क्योंकि 3 दिन तक ये तकरीबात जारी रही। और सबसे जो खूबसूरत चीज मुझे इसमें लगी वो ये थी कि जो ये तकरीबात जारी रही इसमें मुख्तलिफ मुकाबले भी हुए, नात के मुकाबले हुए, इसके हवाले से ऐसे राइटिंग का कॉम्पिटिशन भी हुआ, मुख्तलिफ किस्म के मुकाबले हुए। फिर वजीर आजम ने उनको इनामात भी दिए, जो कि एक सबसे खूबसूरत चीज थी जो पहली मर्तबा हमने हुकूमती सतह पर देखी है। जी, सबसे पहले तो अहले इस्लाम, अहले ईमान को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हो। आज जो तकरीब हुई, और बल्कि ये तकरीबात का सिलसिला गुज़िश्ता 1-2 रोज से जारी है, मैं तो कम अज़ कम पहली मरतबा इस तरह देख रहा हूँ। अगरचे हर साल चरागा होता है, शहर सजाए जाते हैं, खुशी का इजहार किया जाता है और सरकारी छुट्टी भी होती है, लेकिन इस मरतबा रियासती सतह पर, कौमी सतह पर इस अंदाज में ये जो तकरीबात हुई हैं, इसका इम्पैक्ट ये होता है कि ये आपकी जो सोसाइटी है, पूरी सोसाइटी, इस पर इसका असर पड़ता है। और आपकी यूथ है खास तौर पर, ये उन पर बड़ा असर पड़ता है कि उन्होंने अपनी जो जिंदगी किस तरह गुजारनी है, तो उनको फिर वो मोटिवेशन मिलती है। तो आज वैसे तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी लंबी तकरीर थी, उसमें उन्होंने अपने आगे के लाया अमल का भी जो है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी आगे उस पर कई इश्यूज पर बात की, लेकिन इस्लामी फलाही रियासत के हवाले से खास तौर पे जो वजीर आजम ने बात की, तो आज मैं समझता हूँ कि इस पर बात करनी चाहिए कि जो वजीर आजम साहब इस्लामी फलाही रियासत और रियासत मदीना की बात करते हैं, तो इसके रस्ते में कोई रुकावट है ये कहते रहेंगे, कुछ इस पे हो भी रहा है या नहीं हुआ। आज तक PTI की हुकूमत ने इस्लामी फलाही रियासत के हवाले से या रियासत मदीना के हवाले से किया क्या है। तो हम एक फलाही रियासत का अगर कॉन्सेप्ट देखें तो उसमें 3 चीजें जो हैं वो कम अज कम जो शहरियों को मुयसर होती हैं, उसमें एक इंसाफ होता है, एक तालीम है और एक सेहत है। अच्छा, इंसाफ के हवाले से तो मैं समझता हूं कि पूरे स्ट्रक्चर को ही तब्दील करने की जरूरत है, और जो इंसाफ के जो अदल के ऐवानों में जो बैठे हुए लोग हैं वो खुद समझते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ किसी एक फरीक को काम नहीं करना, इसमें बहुत ज्यादा काम होने की जरूरत है। उसमें सिर्फ जजेस नहीं कर सकते। इंसाफ जो है वो बड़े ग्रॉस रूट लेवल से शुरू होता है। मतलब इंसाफ सिर्फ अदालत नहीं करना होता है, इंसाफ जो है ये एक आम पटवारी या क्लर्क की सतह से मामला शुरू होता है। तो हमने इंसाफ समझ लिया सिर्फ अदालतों से ही मिलना है, तो इस पे तो खैर बहुत ज्यादा काम होने की जरूरत है। और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब अपने इस दौरे हुकूमत में, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, फौजदारी कवानीन में तब्दीली करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन इसमें रुकावटें बहुत ज्यादा। बाकी जो रह गई 2 चीजें वो भी बड़ी अहम हैं, वो है तालीम और सेहत के हवाले से। अच्छा, सेहत के हवाले से देखें, आज भी इमरान खान साहब ने जो बात की, जो सेहत कार्ड है, और उन्होंने कहा कि मार्च तक सबको मिल जाएगा, और उसमें 10 लाख रुपए तक इलाज, मुफ्त इलाज की जो सहूलत होगी।
अगर ये 10 लाख रुपए तक के इलाज की सहूलत, सही मानों में मुफ्त इलाज की सहूलत ये इंप्लीमेंट हो जाती है, तो मैं समझता हूं कि सेहत के मैदान में ये रेवोल्यूशन से कम नहीं है पाकिस्तान में, और तारीख में ऐसा कोई काम नहीं हुआ होगा अगर ये इंप्लीमेंट कर लेते हैं। इसी के साथ साथ तालीम के हवाले से, तालीम के हवाले से भी तालीम के हवाले से अगर हम बात करें, तालीम के हवाले से अभी ये जो यकसा निसाब तालीम है, अब ये जो यकसा निसाब है, जब ये आ रहा था तो बहुत से लोगों ने, जब हमने इस पर बात की ना, तो बहुत से लोगों ने कहा जी ये हो नहीं पाएगा, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है खासतौर पे वो नहीं होने देंगे। लेकिन मैंने खुद देखा है कि जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं वो अब वो तमाम किताबें, अभी तो ज़ाहिर प्राइमरी की सतह तक आया है, वो अब इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये पहला कदम है तालीम के शोबे में भी कि यकसा निज़ाम तालीम। तो ये वो चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि जो एक फलाही रियासत है उसके रास्ते में, उसके लिए उस मंजिल तक पहुंचने के लिए वो चीजें जरूरी हैं, जिनमें से 2 पे मुझे काम होता नजर आ रहा है। जो तीसरी है उसके लिए एक तवील जो रास्ता है उस मंजिल पर पहुंचने के लिए वो नजर आ रहा है, करना पड़ेगा। नाज़रीन, कौमी रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस से हमने खिताब भी किया और उन्होंने कौमी रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के कयाम के हवाले से क्या बात की, जरा ये सुने। सिद्दीक, रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का क़याम तो अमल में लाया जा रहा है, लेकिन इसका बुनियादी मकसद क्या है? जी बिल्कुल, इसके मकासद बिल्कुल हम रखते हैं अपने नाज़रीन के सामने। लेकिन मारिया, जिस तरह आदिल वड़ाई साहब ने जो है वो नाज़रीन को जो है वो मुबारकबाद दी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मैं भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और साथ ही हम ये देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं, उनका जो विजन है, जो वो हमेशा रियासत मदीना की बात करते हैं, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि उसके लिए अब वो अमली इक़दामात भी कर रहे हैं। यानी जैसे हेल्थ कार्ड की बात हुई, हर एहसास प्रोग्राम आप देख लें, पनाहगाहें बनाई, इस तरह के इक़दामात उनके, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो ये रहमतुल्लाह आलमीन जो अथॉरिटी है वो है। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा, जो आपने इंट्रो में मारिया जिक्र किया था कि शहरों को सजाया गया है, तो मैंने नहीं देखा कभी, जब से कम से कम 7 साल से मैं देख रहा हूँ कि इस्लामाबाद को इतनी खूबसूरती से जो है वो सजाया गया। तो इसमें क्रेडिट जो है वो ज़ाहिर है हमजा शफकात साहब जो हैं, जो डीसी हैं इस्लामाबाद के, उनको, उनकी टीम को जाता है, जो सीडीए है उनको जाता है, जो लोग इसमें शामिल थे। ज़ाहिर है हमें तमाम लोगों का बहुत दिनों से ये प्रोसेस चल रहा है। बिल्कुल, हमें ज़ाहिर है एक का नाम नहीं पता, अगर मालूम होता तो हम सबको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो भी इसमें शामिल था, ज़ाहिर है हमजा शफकात साहब जो कैप्टन है एक टीम के पूरी के, तो उनको और उनकी टीम को क्रेडिट जाता है। फिर उसके बाद मारिया, मैं एक चीज़ का जिक्र करने के बाद रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी पे जाऊँगा। जो आदिल वड़ाई साहब ने कहा कि अदालतों का काम नहीं है, जो जिसके पास जो एक जिम्मेदारी है उसका भी ये काम है कि वो इंसाफ करे। मुझे याद है एक कॉन्फ्रेंस ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे तमाम, उसमें एक बड़ी अच्छी बात की थी जस्टिस खोसा साहब ने। उन्होंने कहा था कि हमने ये समझ रखा है कि इंसाफ करना सिर्फ अदालतों का काम है, लेकिन उन्होंने बड़ी ही अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा कि इंसाफ करना हम सबका काम है। उन्होंने कहा कि अगर हम में से हर शख्स इंसाफ करने लग जाए, अपने जो दूसरे लोग हैं उनके साथ इंसाफ करने लग जाए, जो उसकी जिम्मेदारी हैं उनको अदा करना शुरू कर, अपने फ़राइज़ हैं वो अदा करना शुरू कर दे, जो दूसरों के हकूक़ हैं उनका ख्याल करना शुरू कर दे, तो उन्होंने कहा कि अदालतों में ये मामला आएंगे ही नहीं। देखें ना, अदालतों में किस तरह के केसेस आते हैं, यही केसेस आते हैं कि इसने मेरे साथ जुल्म किया है। अगर कोई जुल्म ना करे, इसने मेरे साथ नाइंसाफी की है, इसने मेरे साथ 2 नंबरी की है, इसने मेरे साथ धोखा किया है, इसने मेरे साथ झूठ बोला है, इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, इसने मेरा हक मारा है, इसने मेरी जमीन पर कब्जा किया है, इसने मेरे पैसे खा गया है। तो बात यह है कि अगर हम में से हर शख्स इंसाफ करना शुरू कर दे, तो जाहिर अदालतों पे केसेस कम हो जाएंगे। आप देखें ना, 2 पार्टी जब अदालत में जाती हैं कि जी जमीन पे कब्जे की, तो जाहिर है एक पार्टी को पता होता है ना कि वो झूठे हैं। तो पता नहीं, हैरान होता हूं मैं ये देख कर के लोग किस तरह से जो है वो लोगों का हक भी मारते हैं और उसके बाद फिर डटाई के साथ जो है वो अदालतों में जाके और उस अपनी गलत चीज को डिफेंड भी करते हैं। तो हमारिया, ये जो रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसकी वजह यह है, बहुत सारे मसाइल रियासत के सामने आते हैं, हुकूमत के सामने आते हैं, उस मसले से कैसे निबर्दा आजमाओ ने, उस मामले में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहती है, उसके लिए ये अथॉरिटी बनाई गई है कि वो गाइड करेगी रियासत को, वो बताएगी कि इस मसले पे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहती है और इसके लिए कौन सी कानून साजी करनी है, क्या तरीकाकार अपनाना है। अगर तारिक शरीफ साहब हमारे साथ आगे, मैं आप पे दोबारा भी आती हूँ। नाज़रीन, हमें सब ज्वाइन किया है मावन खसूसी बराए मजहबी हम आहंगी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया सर, अपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, कहिएगा, इतने बड़े लेवल पर पहली मर्तबा इस तरह से ईद मिलादुन्नबी बहुत ही जोशो खरोश से मनाया गया और उसके बाद हमने देखा कि आज वजीर आजम ने वहां पर मेजबानी भी की और वहां पर मुख्तलिफ तकरीबात भी हुई हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से?
लाइन नाज़रीन हमारी ड्रॉप हो चुकी है। सदीक, आप कंटिन्यू कीजिएगा। आप बताते हैं कि बेसिकली इसकी वजह क्या है, इसको क्यों रहमतुल आलमीन अथॉरिटी को जो है वो इस तरह क़याम में लाया जा रहा है? जी बिल्कुल, इसमें मारिया एक तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी मामले पर रियासत को गाइड करेगी है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए। फिर रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का क़याम जो अमल में लाया गया, इसकी बुनियादी मकसद है कि सबको मुतहद करना, हम-आहंगी पैदा करना, बैनुल मसालिक, बैनुल मज़ाहिब। फिर इंटरनेशनली जो इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने इस्लाम का असल इमेज जो है, असल चेहरा जो है वो दुनिया में रोशनास कराना है, दिखाना है। तो ये भी जो है इसमें नामवर स्कॉलर्स जो हैं वो होंगे दुनिया भर में। ज़ाहिर है पाकिस्तान इस चीज़ को लीड करेगा कि जो इस्लाम का तशख़्ख़ुस है, जो इस्लाम का की असल तस्वीर है वो पेश की जाए। इसके अलावा स्कूलों के अंदर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो निसाब में चीज़ें हैं उनका ये जायज़ा लेगी कि क्या क्या चीज़ें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से निसाब में शामिल की जाएँ। फिर इसी तरह से मीडिया के जरिए माशरे की तर्ज़ ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली लाना, फिक्री और नज़रियाती सोच को बेदार करना। फिर इसी तरह से इस्लामी तारीख और तालीमात पर मबनी फिल्मों और टीवी ड्रामों के जरिए आगाही लाना। अभी आपने तो देखा उस एक ड्रामे का कितना इम्पैक्ट जो है आया, तो ड्रामों का इम्पैक्ट आता है। यूनिवर्सिटीज में तहकीक और मुबाहिसा हुकूमत की जो है वो रब्बुल आलमीन स्कॉलर्स मॉनिटरिंग जो है वो एक सिस्टम बनाया जाएगा। मेरिट पर मबनी ऑनलाइन सिस्टम, स्पेशल प्रोजेक्ट्स, सूफिया इकराम की जिंदगियों और तालीमात से किस तरह से सीखा जा सकता है, उनको कैसे उजागर किया जा सकता है। तो असल जो मकसद है वो यह है कि किसी तरह से नौजवान नस्ल को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लाया जाए कि वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें, उससे जो है वो सीखें, और साथ ही रियासती सतह पे भी वो इकदाम किए जाएं जो कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें जो दर्स और सबक मिलता है। सदीक साहब, इसमें बड़ी जो अहम बात मुझे नजर आई है ना, वो ये है कि जामियात के अंदर रिसर्च के हवाले से ये बहुत बड़ा काम होगा। और जितनी सोसाइटीज ने तरक्की की हैं, जिनको हम देखकर फॉलो करना चाहते हैं, जिनकी तरक्की की हम मिसालें देते हैं, उनकी तरक्की में रिसर्च का सदीक साहब बड़ा अहम किरदार है। और हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, अनफॉर्चुनेटली यानी 2-4 को छोड़ के जो रिसर्च का जो लेवल है, जो क्वालिटी है, वो दुनिया भर के अगर हम कंपैरिजन करें जामियात से, इंस्टीट्यूशंस की जो रिसर्च है, तो वो उसका मुकाबला नहीं करते हम। तो ये बहुत बड़ा काम होगा सदीक जान साहब। और दूसरा, ये सिर्फ जामियात की लेवल तक नहीं है, इसमें 8वीं 9वीं 10वीं का जो सिलेबस है उसमें जब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोर्स होगा, और ये नहीं कि एक दफा वो कोर्स शामिल करके इसको छोड़ दिया जाएगा। इमरान खान साहब ये अपनी स्पीच में कह रहे थे कि इसकी मॉनिटरिंग होगी, कि वक्त के साथ साथ उसको अपग्रेड किया जाएगा। तो ये सोसाइटी में वो जो इंसाफ की भी जो हम बात कर रहे हैं कि ये इंसाफ अदालतों से नहीं, ये आपके घरों से शुरू होता है। और ये तभी शुरू होगा जब आपकी तरबियत होगी, और जब तरबियत तभी होगी जब ये चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी बचपन से लेकर यूनिवर्सिटी तक। तो मैं समझता हूं कि अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है तो ये आपकी सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन है। यानी हमारे आइन में ये चीजें लिखी तो हुई हैं कि हमारे जो कवानीन हैं वो इस्लामी तर्ज पर होंगे, लेकिन ये कहना बहुत लेकिन जब इसको इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो उसके लिए मैं समझता हूं कि ये जो रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी ने अगर ये सही मानों में अपना काम करे तो ये हमारी सोसाइटी में एक इनकलाब बर्पा कर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इस अमर की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि जिस तरह की सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें इस तरह की हो रही होती है जो कि एक महज़ब सोसाइटी के अंदर अच्छी नहीं लगती। उस हवाले से जब इस अथॉरिटी का क़याम अमल में आएगा, और जिसका बुनियादी मकसद भी है कि सबको मुत्तहिद करना और हम आहंगी पैदा करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा एज अ सोसाइटी भी। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे 2020 और 2021 के मौलाना फजल रहमान में क्या फर्क है, क्या स्ट्रैटेजी उनकी तब्दील हुई है और उसकी वजह क्या है। ब्रेक के बाद नाज़रीन से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के स्पेशल चंक में हम आपको बताएंगे कि 2021 के मौलाना फजल रहमान अब कैसे हो चुके हैं, 2020 में मौलाना फजल रहमान का क्या नजरिया था और वो क्या सोचते थे, बातें कैसे करते थे। सिद्दीक, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये वजह क्या हुई है जिस तरह से ये एकदम से जो नैरेटिव है वो ही बदल चुका है। देखिए मारिया, वजह पहले हम अगर ये सुना दें, अगर आप सुना दें अपने देखने वालों को ताकि वो ये देख लें, तो फिर वजह भी ज़रा बताते हैं कि इसकी वजह क्या है कि मौलाना साहब जो हैं वो 2020 के मौलाना फजल रहमान कैसे होते थे और 2021 के कैसे हैं। उस वक्त वो पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या कहा करते थे और आज वो क्या कह रहे हैं। और पहले हमने जैसे पहले भी कहा था कि पहले ये कहा करते थे कि हमारी लड़ाई और जंग तो इमरान खान से है ही नहीं, हमारी तो लड़ाई इमरान खान को लाने वालों के साथ है, हमारी तो इदारों से लड़ाई है, इमरान खान तो ना 3 में ना 13 में
तुम्हारी अगर जरा सुना दें कि मौलाना फजल रहमान साहब 2020 में क्या कहा करते थे और आप 2021 में क्या कहते हैं। नाज़रीन जरा ये फर्क खुद ही मुलाहिजा फरमाइए कि 2021 और 2020 के मौलाना फजल रहमान में क्या फर्क है। सिद्दीक, ये किस तरह से नैरेटिव बनाना तो बहुत मुश्किल होता है और जब बिल्ड हो जाए फिर उसको चेंज करना कितना आसान होता है। देखिए मारिया, एक तो ज़ाहिर क्रेडिट हमारे टीम मेंबर उस्मान साहब का है, उन्होंने ये मौलाना फजल रहमान साहब के पुराने बयान निकाले हैं, लेकिन जब ये चल रहे थे तो मैं दिल बड़ाई साहब को देख रहा था, बहुत मुस्कुरा रहे थे। मैं ख्याल पहले बड़ाई साहब से पूछ लेते हैं कि बड़ाई साहब क्यों आप इतना मुस्कुरा रहे थे मौलाना फजल रहमान साहब के पुराने बयान और नए बयान को सुनकर। सदीक जान साहब, हम तो उस वक्त भी ये बात करते थे कि इसके पीछे कोई नजरिया नहीं है, इसके पीछे सियासी मफादात हैं। मुस्लिम लीग नून क्यों एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रही थी, वो उनसे तवक्को लगाए बैठे थे कि इनको अंडर प्रेशर ला के हम अपने केसेस में शायद रिलीफ ले लें, लेकिन वो नहीं मिलना था। सिस्टम बदल चुका है, इदारे जो हैं वो अब मुदाखलत नहीं करते इस तरह के मामलात में। अगर वो अदालतों से क्लियर हैं तो वो अपनी मनी ट्रेल देते, क्लियर हो जाते। मौलाना को जो दुख था वो ये था कि शायद उन्हें हराया गया है और इन्हें वो इल्जाम यही समझते हैं कि शायद इमरान खान के लिए हराया गया उन्हें। अब इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि अभी ऐसे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात से मुतालिक जो कियास सराइयां सामने आई हैं, तो ये समझ रहे हैं शायद हुकूमत जाने वाली है, ये समझ रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट शायद इमरान खान से नाराज हो गई है। आप एक तो यानी करार नहीं रहा। अब ये देखें, ये अपने नैरेटिव को खुद किस तरह उसकी नफी कर रहे हैं। ये कह रहे थे, ये उस वक्त कहते थे कि हमारी जंग इमरान खान से नहीं है, हमारी जंग, हमारी लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट से है, ये उस वक्त क्या करते थे। अब ये खुद कह रहे हैं हमारी जो लड़ाई है वो एस्टैब्लिशमेंट से नहीं है, अब हमारी लड़ाई इनसे है। लेकिन वो ये समझ रहे हैं, उस वक्त भी ये इदारों को मिसकैलकुलेट कर रहे थे, उस वक्त भी ये गलत अंदाजे लगाए बैठे थे, अभी भी ये गलत अंदाजे लगाए बैठे हैं और ये तवक्को कर रहे हैं कि शायद कोई एस्टैब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करके हुकूमत को चलता कर देगी। कोई कबल अज वक्त इलेक्शन की बातें होनी शुरू हो गई हैं, ना तो कोई कबल अज वक्त इंतखाबात हो रहे हैं। कबल अज वक्त इंतखाबात सिर्फ उसी सूरत होंगे जब इमरान खान खुद असम्बलियां तोड़े, अदरवाइज इन हाउस तब्दीली है, उसमें इमरान खान नहीं होंगे, कोई और हो सकता है। लेकिन इलेक्शन कबल अज वक्त कराने के लिए प्राइम मिनिस्टर जब असम्बलियां तोड़ने का फैसला करे तभी हो सकते हैं। कोई दूसरी कुव्वत आकर मुदाखलत ना तो अब कर सकती है, ना वो हालात है, ना वो माहौल है, ना ये वो माजी है जिसका ये खुद हिस्सा रहे हैं। और उस वक्त हर हुकूमत में बैठना ज़ाहिर है इनकी आदत थी, और पहली मरतबा ज़ाहिर है बाहर बैठना एक तकलीफ दे काम है, और इसी तकलीफ में ज़ाहिर है अब उनको थोड़ी सी एक उम्मीद नजर आई है, तो उसी उम्मीद में अब उन्होंने नैरेटिव पे यूटर्न ले लिया है। तो वो मुस्कुराने की एक वजह सदीक जान साहब जो है वो ये भी थी। लेकिन इसमें एक चीज है कि अभी ये देखें कि जो महंगाई की के हवाले से ये तमाम अभी सड़कों पे आने का जो सदीक जान साहब ये प्लान बना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, शुक्र है पहली मरतबा कोई अवाम के लिए भी इन्होंने चलें, बेशक इसके पीछे भी शायद कोई सियासी मकासद हों, लेकिन चलें अवाम का नारा लगा के कोई निकलने का इरादा तो कर लिया। लेकिन इनको ये भी बताना चाहिए कि ये जो महंगाई की जो जाहिर है बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह क्या है, वो तवानाई का महंगा होना है। और आज के सदीक जान साहब मैं दादोशुमार ये देख रहा था कि जो कोयले से बिजली पैदा करने के जो प्लांट्स लगाए गए इनके अदवार में, और जो तेल से बिजली पैदा करने के प्लांट्स लगाए गए, तो इस वक्त ज़ाहिर है कोयला पूरी दुनिया में उसकी कीमतें जो हैं वो डबल हो चुकी हैं, डबल से भी ज्यादा हो चुकी हैं। इसी तरह जो इन्होंने माजी में प्लांट्स लगाए जिनसे हम बिजली खरीदें या ना खरीदें, पैसे हमने उनको देने ही देने हैं, फिर बिजली खरीदनी पड़ती है, और वो बिजली सबसे महंगी बिजली जो है वो 20-21 रुपए पर यूनिट जब जाके पड़ता है, तो उसकी वजह यह पड़ती है। तो यानी ये समझ रहे हैं कि महंगाई, ये समझ नहीं रहे बल्कि लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई पाकिस्तान की तारीख में शायद ये इसी को 2-4-5 महीनों में हो गई है। ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि हुकूमत को भी चाहिए कि हकायक सियासी बयानबाजी के बजाय एदादो शुमार और हकायक सामने लेकर आए। मुजम्मिल असलम साहब कोशिश तो बड़ी कर रहे हैं, लेकिन उनको मुश्किल एक टास्क मिल गया हुआ है। लेकिन इस वक्त पेट्रोल की प्राइस में और डॉलर की प्राइस में फर्क था अदील, लेकिन अब उनकी प्राइस में फर्क है। अच्छा, आप ये भी देखें कि आप पेट्रोल, एक तो पेट्रोल की कीमतें वैसे ही दुनिया भर में बढ़ रही हैं, फिर आपने खरीदना भी डॉलर्स में है, फिर आपने जब खरीदना भी डॉलर्स में, और डॉलर जो है इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से मेजर्स ले रहे हैं वो भी तो मैटर करता है। अच्छा, अब ये सारी बात करने का हमारा मकसद ये है कि इसमें फायदा अवाम का होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि अपोजिशन का जो ये इकदाम है ना, अपोजिशन का जो ये इकदाम है, ये एक लिहाज से खुशाइंद है। अब ये देखें
कि जब जाहिर है हुकूमतों पे प्रेशर पड़ता है अपोजिशन की जानिब से, और अपोजिशन का यही काम है कि अवामी इश्यूज पर हुकूमत पर प्रेशर डालें। ठीक है। अब कल हुकूमत ने आपके प्रोग्राम में जब ये मुज़म्मिल असलम साहब ने भी बताया और आज सुर्खियां भी लगी हुई हैं कि उन्होंने खुर्दनी तेल की जो कीमत है वो उसमें जो टैक्सेस हैं, जो कस्टम और जीएसटी, आधे से भी कम कर दिया है। यानी हुकूमत ने बेसिकली अपनी आमद लगाया है ताकि अवाम को किसी हद तक रिलीफ मिले। तो मैं समझता हूं ये वही प्रेशर है। अगर अपोजिशन ने इस पे बात करनी शुरू कर दी है तो शुक्र है इस पे करनी शुरू कर दी है। पहले जो वो बात कर रहे थे वो अपने नैरेटिव पे 2-3 साल नहीं खड़े हो सके, लेकिन अब अवामी, हाँ जी, पहले भी एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया था पीडीएम की जानिब से, इस बार फिर एक बनाया गया है, फिर सड़कों पे आना है, महंगाई की बात करनी है, आवाम की बात करनी है। क्या इस बार सिद्दीक आपको लगता है कि इस बार वो प्लान ऑफ एक्शन जो है वो कोई कारआमद होगा और आवाम को वाकई में रिलीफ मिलेगा? जैसे भी अदील ने बात की है कि ऑपोजिशन प्रेशर डालती है हुकूमतों पर, तो क्या ये प्रेशर साबित हो पाएगा और क्या वाकई में आवाम को कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ मिलेगा? देखिए मारिया, वैसे तो वो हमारे पास तैयार है, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि वो हम कल ज़रा चलाएंगे क्योंकि कल पीडीएम सड़कों पर आ चुकी होगी। लेकिन मैं ज़रा क्योंकि अदील वड़ाई साहब मामले को जिस तरफ ले गए हैं मैं उस पर बात करना चाहूँगा। मुझे वो वड़ाई साहब जब कह रहे थे कि अपोजिशन का ये इकदाम खुशाइंद है तो मुझे वो शेर याद आ गया। शेर शायद गलत थोड़ा सा उसमें हो सकता है, लेकिन वो शेर जो है कि मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान की मुईशत जिन जमातों की वजह से तबाह और बर्बाद हुई, आज पाकिस्तान बदतरीन हालात का जिन जमातों की वजह से सामना कर रहा है। आज पाकिस्तान में जिस वजह से पाकिस्तान इस क्राइसिस में है, अदील वड़ाई साहब उन जमातों के सड़कों पर आने को खुशाइंद करार दे रहे हैं कि जी बड़ा खुशाइंद है कि अपोजिशन जो है वो महंगाई के अकॉर्डिंगली आई थिंक कह रहे हैं कि प्रेशर होगा हुकूमत पे। देखिए मैं समझता हूँ कि अदील वड़ाई साहब बहुत ही सादे हैं अगर इनको लगता है कि वाकई वो महंगाई की वजह से आ रहे हैं। देखिए मारिया, 16 तारीख को पीडीएम का जलसा होता है फैसलाबाद में, 18 को है सरबराही इजलास। इनसे सब्र नहीं हुआ 18 तक का। 16 और 17 की दरमियानी रात बड़ी मुश्किल से इन्होंने गुजारी और 17 को इन्होंने इजलास करके ऐलान कर दिया कि 12 रबीउल अव्वल के खत्म होते ही हम सड़कों पर होंगे। और कितने अरसे के लिए होंगे? 2 हफ्तों के लिए। मुझे बताएं, क्या 2 हफ्तों में महंगाई खत्म हो जाएगी? क्या 2 हफ्तों में मुश्किल ठीक हो जाएगी? क्या 2 हफ्तों में रोजगार लोगों को मिल जाएगा? क्या लोगों को सस्ती चीजें मिलने लग जाएंगी? क्या लोगों के सारे मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं होंगे। फिर ये 2 हफ्तों का क्या चक्कर है? मामला सारा वो है जो कल हम सौर चला के बता चुके हैं कि ये शहर इक़्तिदार के जो दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, ये जो सीवी पेश कर रहे हैं, ये जो पैगामात मोहब्बत भरे भिजवा रहे हैं, ये जो कोशिश कर रहे हैं कि जी हमें खिदमत का मौका दें, हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, हमारी आल औलाद आपके खादिम। और बेसिकली वजह भी यही है जो नैरेटिव बदल रहा है। बिल्कुल, और पुरानी जो अच्छा वक्त गुजरा हुआ है उसके हवाले दिए जा रहे हैं कि आपके साथ पहले भी आपने हमें आजमाया हुआ है, हमने कौन सी आपकी जो है वो जो आपकी जो एक आप समझे कि आपके साथ जब हम चले, आपके हमने अहकामात माने, तो हमने कौन सी कोई ऐसी आपके सामने हमारा माजी, तो ये वो पैगाम दे रहे हैं। कोई इनका मकसद महंगाई नहीं है। अगर महंगाई है फिर इनका क्या होना चाहिए था? हम सड़कों पर आ रहे हैं, जब तक इस हुकूमत को घर नहीं भेजेंगे हम नहीं सड़कों से वापस आएंगे। लेकिन ये तो कह रहे हैं दोस्तों के लिए आ रहे हैं। क्यों दोस्तों में ये देखेंगे सिविल मिलिट्री तल्लुकात के हवाले से जो चीजें चल रही हैं, ऊंट किस करवट बैठता है, और अगर ये चीजें आगे बढ़ती हैं, हालात खराब होते हैं, तो ये अपने आप को एज ए ऑप्शन पेश कर रहे हैं। वरना मुझे एक बात बताएं, अगर ये सिविल बालादस्ती के लिए और अवाम के लिए, और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं अवाम को रिलीफ इस सूरत में मिलेगा अगर वोट की इज्जत होगी, सिविल बालादस्ती होगी। आप जब मरियम साहबा और मौलाना फजल रहमान से पूछते हैं सिविल बालादस्ती के लिए इमरान खान का साथ देंगे, कहते हैं नहीं देंगे। तो इनका मकसद बिल्कुल भी महंगाई नहीं है। इनका मकसद जो है वो मकसद मुझे तो खैर पूरा होता हुआ जो है वो नजर नहीं आ रहा। लेकिन सिद्दीक कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि अगर आवाम के महंगाई के हवाले से अगर बात हो रही है, पेट्रोल की प्राइस की बात हो रही है, डॉलर की बात भी होती है और करती भी है ऑपोजिशन, हम बिल्कुल ये निगलेक्ट नहीं कर सकते कि ऑपोजिशन बिल्कुल भी बात नहीं करी है। देखिए मारिया, मुझे अगर एक पॉजिटिव पिछले चंद दिनों में मैंने एक पॉजिटिव चीज़ देखी है ना, वो क्या देखी है, वो मैंने देखा ख्वाजा सलमान रफीक साहब को, जो कि हेल्थ को देखा करते थे शहबाज शरीफ साहब के दौर में। उन्होंने और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया पे ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई, लेकिन मैंने वो देखी यूट्यूब पे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तनकीद की बुज़दार सरकार पर, उन्होंने इमरान खान साहब पर तनकीद की, उन्होंने डेंगू के ऊपर जो इनकी नेग्लिजेंस है उसकी बात की। लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात क्या थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की? उन्होंने कहा है कि ये 3-4 चीज़ें हैं, इनकी ये वजूहात हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपको हमारी ज़रूरत है क्योंकि हमने भी वोट लिए हैं, हमारा भी पाकिस्तान है, हमारा भी पंजाब है, हमारे भी ये लोग हैं, जितनी आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं उतनी हम भी करते हैं, जितना आपको इनका लोगों की फिक्र है हमें भी उतनी है। आपकी ये नेग्लिजेंस है, हमारा एक्सपीरियंस है, अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। और मैं ये समझता हूँ इस पॉजिटिव जेस्चर पे पंजाब हुकूमत को बिल्कुल उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ख्वाजा जो सलमान रफीक हैं उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, ख्वाजा इमरान नज़ीर को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। अगर एक अपोजिशन आपको पॉजिटिव उसमें आ रही है, आपके साथ ऑन बोर्ड आ रही है और आपकी मदद करना चाहती है, तो आप उनसे लें मदद।
देखिए उन्होंने तनकीद भी की, उन्होंने लेकिन क्या बकायदा सिद्दीक आपको लगता है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आप ऑन बोर्ड लेना चाहिए, तो ऑन बोर्ड इस तरह से पॉसिबल होगा? क्योंकि दो मुख्तलिफ नैरेटिव हैं, एक करप्शन की बात करती है और वो उन्हीं के खिलाफ बात करती है, तो वो क्या उनको इतना एक्सेप्ट करेंगे कि वो आके उनके मशवरे दें, उन पे फिर वो अमल पैरा भी हो? देखें, अगर उन्होंने उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करना तो अपनी नालायकी को तो दूर करें ना। उस्मान बुज़दार साहब की सरकार जो है, पंजाब हुकूमत अपनी नालायकी को दूर करे फिर। लेकिन मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं कि आपको देखें ना, एक उन्होंने निशानदेही की और उसके बाद उन्होंने कहा जी हम हाजिर हैं, हमारी आपके हल चाहिए। इसी तरह से वफाक में क्या करना चाहिए जमातों को? महंगाई के ऊपर ये अपनी तजावीज़ दें ना। ये कहें कि आपने डॉलर जो है वो फ्लेक्सिबल कर दिया, नहीं उसको फिक्स रखें, ये यहाँ से ये करें कुछ भाई आप कोई तजावीज़ दें ना। आप ऐसे ही गालियां देते रहते हैं, इल्जामात लगाते रहते हैं और तनकीद करते रहते हैं, तो आप कोई हल भी बताएं ना, जो कि हल ये नहीं बताते। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक के बाद नाज़रीन, क्या पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा? 3 रोजा इजलास 12 अक्टूबर को होगा, 12 अक्टूबर से उसका आगाज होगा। तो अब देखना ये है, गालिबन 21 अक्टूबर से उसका आगाज होगा। अब देखना ये है कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान बहरिया ने भारतीय सबमरीन की पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बनाया है। सिद्दीक, मुझे बताइए कि इंडिया आखिर बाज कब आएगा इस तरह की हरकतों से? देखें, अगर वो बाज ना आए तो ज्यादा बेहतर है। जिस तरह से ये जो उन्होंने हरकत की और जिस तरह से वो एक्सपोज हुए, और मेरा ये ख्याल है कि 8 सितंबर को पाकिस्तान बहरिया के जो सरबराह हैं अमजद नियाजी साहब, एडमिरल अमजद नियाजी साहब जो पाक बहरिया के सरबराह हैं, उन्होंने एक पैगाम दिया था भारत को, और उन्होंने पैगाम यह दिया था कि पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार है। अगर आपने, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान वाज़े तौर पे भारत को बार बार कह रहा है कि हम अगर अमन चाहते हैं तो हमारे अमन की जो ख्वाहिश है उसको हमारी कमजोरी मत समझो। बॉर्डर पे तुम अटैक करते हो, तुम हमारे गो के सिविलियंस को तुम टारगेट करते हो, लेकिन हम जवाब में सिविलियंस को तो टारगेट नहीं करते। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की फौज फिर सबक सिखाती है भारत की फौज को, फिर उनको इसके बारे में उनसे बेहतर कौन जानता है। उन्होंने फिजाई हदूद में आके और जो कुछ करने की कोशिश की उसमें नाकामी हुई। उसके बाद पाकिस्तान ने जो किया, अभिनंदन वाला, आपको पता ही है पाकिस्तान ने किस तरह से। अब देखें, वो समंदर के अंदर आए तो वहां भी उनको जवाब मिल गया। तो उनको ये मैसेज तो वाज़े तौर पे मिल जाना चाहिए कि पाकिस्तान की फिजाई हदूद हो, पाकिस्तान की जमीनी सरहद हो या समंदरों की गहराई हो, पाकिस्तान के अफवाज, पाकिस्तान के जवान, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारे, वो मुकम्मल तौर पे चौकस हैं और वो किसी भी तौर पे इनकी किसी भी साजिश को, पहली या दूसरी बार नहीं, तीसरी बार का ये वाकया है जिस तरह इंडियन आर्मी की जानिब से किया गया। बिल्कुल, ये देखें, पहली बार 18 नवंबर 2016 को ये हुआ, फिर दूसरी बार 5 नवंबर 2019 को हुआ और अब ये तीसरी बार हुआ। देखें मारिया, ये कुछ सादा बात नहीं है, ये भारत की अरबों डॉलर की जो एक सरमायाकारी है उसको धचका लगा है। भारत के अमेरिका से ताल्लुकात को धचका लगा है, अमेरिका की भारत के ऊपर जो उनका इन्हिसार है उसको धचका लगा है। अब बताएं मुझे, उनके मीडिया पे देखें कि उनके जो रिटायर्ड लोग हैं वो बैठ के जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। उनका मीडिया अब उनसे सवाल करने पे मजबूर है। वो मीडिया जो मोदी के इन्फ्लुएंस में है, जो आमतौर पे ऐसी बात नहीं करता, वो उनसे पूछ रहा है कि भाई तीसरी बार तुम पकड़े गए हो और ये तो हमें तो अमेरिका जो है वो तैयार कर रहा है चाइना के साथ लड़ने के लिए। तुमने चाइना के साथ क्या लड़ने, तुम्हारी ये आप दोस्त जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो उसकी ट्रैकिंग कर ली। अब देखें, अमेरिका को वो बार बार कह रहे हैं कि जी हम चाइना को भी जो है वो चाइना के साथ भी टक्कर लेंगे, हम पाकिस्तान के साथ भी टक्कर लेंगे। इससे पहले आपको पता है अफगानिस्तान में जो भारत के साथ हुआ वो आपके सामने है। और फिर आप ये देखें वहां पे जो फौज है अफगानिस्तान की, उसको किसने तैयार किया था? उसको भारत की फौज ने तैयार किया था। और उसके बाद रेत की वो दीवार साबित हुए, अशरफ गनी भाग गया, उनकी फौज लेट गई, बगैर लड़े पसपाई उन्होंने इख्तियार कर ली। और जो वहां पे शर्मिंदगी और पसपाई हुई भारत को, उसके बाद भारत के साथ जो लद्दाख के ऊपर हुआ वो बड़ी भड़के मार रहे थे, वो जो वीडियो चाइना ने जारी कर दी। अब मारिया देखें, उन्होंने एक नया इशू क्रिएट करने के लिए ये किया, लेकिन उसमें जिस तरह से उनको मुंह की खानी पड़ी, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की जो बहरिया है उसको हम सलाम पेश करते हैं। पूरी कौम का सर जो है वो एक बार फिर फखर से बुलंद हुआ है कि जिस तरह से उन्होंने ट्राई किया। मैं बता रहा हूं आपको, ये छोटी बात नहीं है। अब अमेरिका उनसे नहीं पूछेगा कि भाई तुम तो कहते हो कि भाई हमें इतना तुम्हें हमने इक्विपमेंट दिया, इतनी तुम्हें हमने टेक्नोलॉजी दी, इतना हमने तुम्हें पैसा दिया और ये तुम्हारी सलाहियत है, ये तुम्हारा इक्विपमेंट है, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है कि तुमसे एक जो है वो आप दोस्त जो है वो सीक्रेट नहीं रखी गई। वो पाकिस्तान ने उसको जो है वो ट्रेस कर लिया, ट्रैक कर लिया।
तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है बिल्कुल। और भारत की बहुत बड़ी नाकामी है। तो ये भारत की हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र नाकामी का है। दिन है। भारत को एक पैगाम इससे ये भी मिल चुका होगा कि हम तैयार हैं। नाज़रीन, अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। FATF का इजलास 8 से 21 अक्टूबर तक पेरिस में होगा। अदील, क्विकली बताइएगा, लास्ट 3 मिनट्स हैं। मैं चाहूंगी कि इस बार की जो नशिस्त होगी उसमें किन बुनियादों पर यह फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में रखना भी है या इसको निकालना है? मारिया, इस महाज पे भी भारत जो है ना वो शरारत करने से बाज नहीं आ रहा। और इस महाज पे भी भारत, ये जो इजलास होते हैं, इनकी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो लीक करता है, लॉबिंग करता है। लेकिन 2018 से लेकर अब तक 2021 तक इसमें भी भारत को मुंह की खानी पड़ रही है। एक तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट से काफी दूर हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में तो अब जा नहीं सकता। जो 27 पॉइंट्स दिए गए थे उसमें से 26 को हमने लार्जली एड्रेस कर दिया है। अब एक भी, यानी FATF के जो रूल्स हैं, क्वायद हैं, वो ये कहते हैं कि जब एक भी, यानी जब कोई ग्रे लिस्ट में आ जाता है नाम, तो एक भी पॉइंट लार्जली एड्रेस ना हो तो फिर ये ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकता। वो जो एक पॉइंट है वो बुनियादी तौर पर, चूंकि हमारे कानून में, हमारे आइन में एक फेयर ट्रायल का हक है, उसको हम बाईपास नहीं कर सकते। तो उसमें जो सजाओं से मुतालिक मामला है उस पर FATF कह रहा है कि जी ये सजाओं पर अमल दरामद के हवाले से हमें मुतमईन करें। तो इस बात का इम्कान है कि अभी शायद वो खुशखबरी ना, एक ग्रे लिस्ट से निकलने वाली ये तकरीबन 21 तारीख तक इस इजलास से जारी रहना है। तो अप्रैल में इस बात का कवी इम्कान है कि पाकिस्तान का नाम जो है वो इंशाल्लाह निकल आएगा। और इसमें सिर्फ यही नहीं है कि ये 27 पॉइंट्स दिए गए थे, बल्कि इसमें जो एक ICRG है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप, उसने अलग से 40 पॉइंट्स दिए थे और उसमें भी हमने 31 पे अमल दरामद कर दिया। अच्छा, इसमें बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान से मुतल्लिक ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फलां चीज पे काम क्यों नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने जितना इस पे काम कर दिया FATF पे, तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान, वैसे हमें बहैसियत मुल्क बहुत फायदा होगा। यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हमारे मुल्क में जो कुछ होता आया है, तो ये तो इमरान खान का जो नैरेटिव है कि यहां से रकम लूट के बाहर ले जाई जाती है, तो ये उन्हीं मुल्कों में जाती है जो वहां बैठ के बड़े अलमबरदार बने हुए हैं, उन्हीं पर उनकी मईशत चल रही है। खुद वो इस पर अमल नहीं कर पा रहे। वो कौन रकम लेके जा रहा है, किस अंदाज में वो पैसा कमाया गया है, उधर जाकर वहां पर कारखाने लगते हैं, वहां जाकर फ्लैट्स खरीदे जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग भी इसमें की गई है, की जा रही है। एक IMF का प्लेटफॉर्म है, एक FATF का प्लेटफॉर्म है, तो मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं वहां पर की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान एक नियति से लगा हुआ है। इंशाल्लाह अगर इस मरतबा ना हुआ तो 6 महीने बाद पाकिस्तान का जो नाम है वो इसमें से और पाकिस्तान के लिए ये इजलास इसलिए भी अहमियत का हामिल रखता है क्योंकि इस नशिस्त के दौरान पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के शोबे में होने वाले जो पेशरफ्त थे उसका जायजा लिया जाएगा और उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि आया इसको ग्रे लिस्ट में रखना है नहीं। टाइम खत्म हो चुका है। इन कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।